everybody. Welcome to Study With. बहुत दिनों के बाद आपके सामने वीडियो हम लोग आज डाल रहे हैं। नई जॉब होने के कारण थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट का दिक्कत था। एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे एसएसटी के हर सब्जेक्ट को लेकर, जैसे कि पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जिससे कि अ, छोटे इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाए और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में आपको एग्जैक्टली जानकारी हो जाए, तो आप जो है अपने पढ़ाई को थोड़ा सा अ, छोटा करते हुए आप उसको अच्छे ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड या मार्क्स ओरिएंटेड के रूप में पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग बस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको ध्यान रखेंगे, बाकी चीज को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे सबसे पहले क्या होता है कि हम सिलेबस को देखते हैं कि हमारी सिलेबस क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये आपकी सिलेबस है 2023-24 के लिए। ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल जो चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स होते हैं आपके 5। ठीक है। बट आपको पूरे के पूरे 5 चैप्टर जो है वो पढ़ने नहीं। ठीक है। आपको जो एक लिमिटेड चीजों को पढ़ना है और उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो आपको मेन फोकस करना है चैप्टर ये दोनों और एक चैप्टर आपका प्रिंट कल्चर। 3 चैप्टर जो होंगे अगर कहा जाए तो आपका मेन चैप्टर होगा। ठीक है। आप देखेंगे ग्लोबल वर्ल्ड में आपको बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, आपको सब टॉपिक 1 to 1.3 तक ही पढ़ना है, पूरी की पूरी चीज आपको नहीं पढ़नी। ठीक है। बाकी जो आपका पीरियोडिक टेबल में चला जाएगा तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पढ़ना नहीं है, तो बाकी 3 मेन चीजें पढ़ जाती हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और तीसरा चैप्टर जो होगा प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न, और चौथा चैप्टर जो आप लिखेंगे ग्लोबल वर्ल्ड, जिसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है, सब टॉपिक 1 से लेके 1.3 तक। ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट डिजीजेज और ट्रेड से रिलेटेड ही आएंगे। तो हम एकदम शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस चीज को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो होगा ये हमारा चैप्टर है। ठीक है। प्रिंट कल्चर, ये आप देख सकते हैं लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी, ये 3 सेक्शन से मिलाते हुए एक चैप्टर है। बट हमें ये चैप्टर से मतलब रहेगा और हमें यही चैप्टर को जो है ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप से जो है आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आपने पिछले बात वीडियो की बात की, तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमें बेसिकली 18 नंबर के लिए पढ़ना। ठीक है। और जो 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर जो होंगे वो हमारे बिलोंग करते हैं मैथ। ठीक है। तो 18 नंबर जो आपको पढ़ने पड़ेंगे ये आपका सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो आपको पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है। और 2 नंबर की जो है मैथ पूछी जाएगी, वो बेसिकली आपका चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे, ओल्ड थर्ड चैप्टर, और नए वाले के हिसाब से वो सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। तो सेकंड चैप्टर से आपको बिलोंग करते हुए पढ़नी नेशनलिज्म इन इंडिया की बात। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बेसिक जो बात करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं। ठीक है। तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप देख सकते हैं कि अगर पिक्चोरियस क्वेश्चन आएंगे तो पिक्चोरियस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पिक्चर के माध्यम से आप क्या समझ पाते हैं, ये एक छोटा सा एक की बात करेंगे। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये बेसिकली कहा जाता है कि ये जो होंगी एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस की निशानियां हुआ करती हैं, जिसमें इसको खत्म करते हुए आप देखेंगे कि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई जाए। ये देशों का रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये देश जो होते हैं उस देश रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन स्टैच्यू के सामने से आते हैं, अपने अधिकार लेते हैं और रिपब्लिक हो जाते हैं। तो हमें इस टॉपिक से इतना ही मतलब है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको एक नंबर की ये चीजें याद रखें। फ्रेडरिक टोरियोस 1848, और इनका पेंटिंग के नाम जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट। ठीक है। ये बेसिकली 4 प्रिंटिंग पेज का ये पहला पार्ट हो करता है। तो इस तरह से इन्होंने पेंटिंग बनाई। तो एक नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात कहेंगे कि अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आइडिया को लेते हुए कि ये आपका क्या इसकी आइडियोलॉजी निकल पा रहा है। तो ये एक पूछने का तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है।
या बहुत रेयर चांसेस है पूछने के, उस चीज की बात करें। दूसरा जो मेन टॉपिक होगा ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, एक यूटोपियन की बात। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे मोनार्चियल गवर्नमेंट सिस्टम की तरह की बात करें, या कहने का सेंस होता है कि एक ऐसी संस्थान जो बेसिकली कहा जा सकता है कि एब्सोल्यूटिस्ट के रूप में काम करती है, निरंकुश के रूप में काम करती है, जिनके पास एब्सोल्यूट पावर हो, जिनको कोई कंट्रोल नहीं करता, है ना। आप देख सकते हैं कि पहले जो मोनार्क टाइप में हो गया, आप देखेंगे सामंतवादी जिसको बोलेंगे, या एरिस्टोक्रेसी जिसको बोलेंगे, इसको खत्म करने के बाद रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई गई। तो जो मोनार्क्स हुए, एब्सोल्यूट एरिस्टोक्रेट्स हुए, वो बेसिकली एब्सोल्यूट सिस्टम का रहते हैं, जिसको कहा जा सकता है एक तरह का डिक्टेटरशिप या इसका तानाशाही की बात करेंगे, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो। उसको खत्म करने के बाद क्या किया गया, यूरोपियन गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चीज है, तो एक इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा नेशन, ठीक है, या मॉडर्न स्टेट की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है। तो नेशन स्टेट कहने का मतलब क्या होता है कि जब देखेंगे कि पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर कल्चर वाले लोग एक ही जगह रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत बड़े एरिया में जो होगा कि एक तरह की यूनिटी नहीं बनी पाई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नेशनलिज्म की बातें बढ़ने लगी, तो नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़े एरिया में एक यूनिटी की जरूरत है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो उसी डिफरेंट कल्चर को एक बेसिकली एक यूनिट में कन्वर्ट करने का जो काम किया गया था, वो नेशन स्टेट के थ्रू किया गया। तब ये पूरी निकल के आई थी, ठीक है। अगर मान के चलिए कि अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उनमें यूनिटी नहीं आएगी, और उनके बदले में अगर एक यूनिटी को एक यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी को या एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी को प्रमोट किया जाए, तो हमारी यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसी को बिहाफ में करते हुए नेशन स्टेट की बात। अब इसको कैसे समझेंगे, तो समझने के लिए मान के चलिए, कहने का सेंस आता है, इसको ध्यान से बात करें। तो मान के चलिए कोई कंट्री है ए, ठीक है। हम मान के चलिए कि इसमें से अगर हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ एरिया जो बढ़ते गए, जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और या 9, ठीक है। तो 9 छोटे छोटे जो है एरिया बांटे गए हैं, जिनके अलग अलग कल्चर। तो अगर इसको यूनिटी करने की बात करेंगे तो ये यूनाइट नहीं हो पाए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इन सबको मिला के कॉमन आइडेंटिटी की बात की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इंडिया की बात, तो इंडिया में क्या होता है कि कुछ पर्सन जैसे हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख है, ईसाई हैं, क्रिश्चियनिटीज हैं। तो अगर हम अलग अलग की बात करेंगे तो यूनिटी नहीं है। मगर वहीं अगर हम देश के बारे में बात करेंगे तो यूनिटी आएगी, और इसी देश के यूनिटिफिकेशन की बात करेंगे, तब मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि एक ऐसा जगह जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग एक एरिया के अंदर आते हैं, तो उनको नेशन स्टेट जो है कहा जाता है। तो यहाँ से आपका एक जो इम्पोर्टेंट चीजें हो जाएंगी, तो आपका एक डिफिनेशन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये डिफिनेशन जो है नेशन स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट, मॉडर्न स्टेट या नेशन स्टेट। तो इस टॉपिक से आपका मेन यही पोर्शन होगा जो आपके लिए जरूरी है। अब आता है रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से बेसिकली आपको वन वर्ड के लिए क्या क्या याद रखना है, तो आपको डेट याद रखना है, जैसे कि 1789, ठीक है, ला पेट्रियट, ला सिटोर, ठीक है। उसके अलावा बात कर सकते हैं कि नेशनल असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सिविल कोड 1804 कब आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर अब बात करेंगे, तो अब इसमें से अब लॉन्ग आंसर के लिए हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर के लिए हमें अब क्या क्या याद रखना है, उसी को ध्यान रखना, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर के लिए पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा, जो पहला क्वेश्चन यहाँ से आप पूछा जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन होगा कि नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए। सिंपल सा क्वेश्चन यही रह सकता है यहाँ पे कि नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लिए गए। तो कहने का मतलब कि ला पेट्रियट या सिटोनी का आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया। फिर फ्रेंच कलर को प्रमोट किया गया कि एक ही आपका मतलब डिफरेंट फ्लैग के बदले में एक सिंगल फ्लैग की बात की गई,
ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि स्टेट जनरल वाज द इलेक्टेड, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी सिटीजन्स एंड रीनेम एज द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हैम्स जो है वो बनाया गया। इससे क्या होता है कि एक तरह का हार्म्स करने का मतलब होता है शपथ हुआ या मंत्र टाइप का कुछ बनाया गया था, जिससे कि आप ओथ की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओथ लिए गए बेसिकली देश के नाम पे, है ना। जो शहीद हुए थे उनके बारे में उनको रिकमेंडेशन दिया जाता, सॉरी, उनको क्रेडिट कहा जाता था, या बोल सकते हैं कि उनको प्रमोट किया गया। उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी। ठीक है। जिससे कि लोगों को देश के प्रति जुड़ाव। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ और सिटीजन्स के लिए लगाया गया था, कि जिससे देशों के बीच में क्या हो, यूनिटी की बताई की गई थी, है ना। लैंग्वेज को कहा गया था कि फ्रेंच को लैंग्वेज बना दिया गया था, कॉमन लैंग्वेज, जिससे कि कम्युनिकेट करना या लोगों के बीच में यूनिटी को स्टैब्लिश करना ज्यादा था। ये सारे काम किए गए थे नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जहां से आपको ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि रेवोल्यूशनरी जो थे, ठीक है, जो कहा जा सकता है कि जो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने अपने आप को ये डिसाइड किया था कि वो दूसरे देशों को भी आजाद करने के लिए काम करेंगे। ठीक है। जैसे कि उनके बगल का देश हो गया बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, उनको भी बेसिकली आजाद करने के लिए इन्होंने फाइट किया। यानी अपने फ्रांस को तो उन्होंने आजाद ही कराया है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई, साथ साथ में दूसरे देशों को भी आजाद करने की उन्होंने बात करनी थी। तो ये यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है नेपोलियन पॉलिसी, है ना। तो यहाँ आपको याद करने की जरूरत है कि नेपोलियन कोड क्या होता है। तो नेपोलियन कोड में आप देखेंगे बेसिकली 3 4 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। कि नेपोलियन कोड में कौन कौन से स्टेप लिए गए थे, तो आप देखेंगे यहीं पे आपको सारा का सारा चीजें मिल जाएंगे। जैसे कि आपका प्रिविलेज ऑन बर्थ, है ना, इसको खत्म कर दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया गया, है ना। उसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया। ठीक है। इसके अलावा 3 4 पॉइंट आप अपने मन से भी इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे। ठीक है। ठीक है। एक कोड जो है कहा जाता है कि दूसरे जहां जहां फ्रांस का कंट्रोल था उसको लागू किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया गया, है ना। आपको फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। जिससे पीजेंट्स और जो थे उनको जो है उनकी ड्यूटी ड्यूज जो थे वो मोनोरियल ड्यूज हुए, या आपको कहा जाता था कि सेफरडम उनको उनसे रिलीज कर दिया गया, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सारे काम जो होते हैं नेपोलियन के सिविल कोड के थ्रू लाए गए। ठीक है। अब इससे ज्यादा इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाली टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगी, ये वाली टॉपिक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है। 1 नंबर के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर इंपॉर्टेंट अगर है तो इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि किस रीजन में कौन सा किंगडम था या चीज का शासन था वहाँ पे। जैसे आप देखेंगे हम्बर एम्पायर की बात करेंगे, ठीक है, तो वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर को रूल्स करते थे। ठीक है। अल्पाइन रीजन की बात करेंगे तो ट्रोल हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन की बात करेंगे, वहां पे बोहेमिया की बात करेंगे। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक से यही चीजें याद करनी। अगला टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एरिस्टोक्रेसी ग्रुप क्या था, है ना, उनकी क्या क्या कल्चर थे, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एरिस्टोक्रेसी जो होती है, कहने का सेंस क्या बनता है कि एरिस्टोक्रेसी में जो है मेजर क्वेश्चन हो जाएगा कि इनके, आपको 2 3 चीजों को याद करना पड़ेगा कि ये कौन थे, है ना। दूसरा कल्चर था कि इनका कल्चर क्या, बस 2 चीजें याद करनी। ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी कहने का मतलब होता है ना कि जो संपन्न परिवार होते हैं सोसाइटी समाज के, उनको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। कल्चर मतलब रिच होंगे, पैसा इनके पास ज्यादा होगा, ये दूसरे ग्रुप के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इनका एक अलग ही ग्रुप होता है जो बेसिकली एक दूसरे के साथ जो होता है वैवाहिक संबंध के साथ ये जुड़े रहते हैं। मतलब मैरिटियल कंडीशन के अनुसार ये एक दूसरे से जुड़ाव करते हैं, या बेसिकली कहा जाता है
कि एक दूसरे से संबंध बनाए। जैसे कि मान के चलिए इसकी फैमिली के घर की शादी दूसरे फैमिली के साथ हो जाती है, या जैसे कि राजा महाराजाओं की फैमिली की बात, तो इस तरह से ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये बस उसमें उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि मिडिल क्लास। मिडिल क्लास से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिडिल क्लास कौन थे, इनका क्या इम्पोर्टेंस था, या इनके क्या इनके जरूरत थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखने का आएगा कि मिडिल क्लास जो धीरे धीरे डेवलप हुआ था, ये मिडिल क्लास जो है इकोनॉमिकली डेवलप हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली कहा जा सकता है कि यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछता है। पहला, आपको मिडिल क्लास के बारे में इनको डिफाइन करना है कि मिडिल क्लास कौन थे, इनकी इमर्जेंस कैसे हुई, और क्या इनका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि इनके लिए जो नेशनलिज्म था उनका क्या इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म की बात करेंगे कि ये बेसिकली कहा जा सकता है कि लिबरल नेशनलिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये लिबरल जो होंगे वो दो चीजों पे, एक पॉलिटिकली और दूसरा जो होगा इकोनॉमिकली। ठीक है, पॉलिटिकल लिबरल कहने का मतलब क्या होता है कि वोटिंग राइट मिल जाए, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल सफरेज हो। ठीक है, दूसरी बात कर सकते हैं कि चुनाव लड़ने की आजादी हो। ठीक है, तीसरी बात हम बोल सकते हैं कि उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। तो ये उनके लिए पॉलिटिकल लिबरल हुआ था। इकोनॉमिकल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिकल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन जो होता था मूवमेंट ऑफ गुड्स या कैपिटल का, उसका खत्म हो जाना चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, मेन काम इसका ये जो। ठीक है, दूसरा था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी चाहे तो व्यापार कर सके, क्योंकि मिडिल क्लास जो इमर्ज कर रहा था ये धीरे धीरे जो है पावरफुल हो रहे थे, इनसे जो है मार्केट के ऊपर जो है पकड़ बन रही। तो ये इससे दो क्वेश्चन पूछे गए कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म जो था उससे क्या इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया गया है, तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आपको बात करेंगे न्यू कन्वर्टिज्म की बात। ठीक है, तो 1815 में जब हार जाता है, नेपोलियन हार जाते हैं। ठीक है, तब से आपका जो बेसिकली कहा जाता है कंजर्वेटिज्म की बातें जो है शुरू होती है। तो न्यू कन्वर्टिज्म में कहने का मतलब होता है कि रूढ़िवादी की बात, है ना। तो यहाँ से एक नंबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आपका नेपोलियन हारा कब थे, 1815 में। एक नंबर से याद कर लीजिएगा, एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और दूसरा जो एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि रशिया को हराने के लिए मतलब सॉरी नेपोलियन को हराने के लिए कौन कौन सी पावर जो है एक साथ आई थी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे कि एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी का नाम याद रखिएगा कि वियना ट्रीटी। ठीक है, किसने होस्ट किया था ये भी याद रखेंगे। तो बेसिकली ये वियना ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे लीक मेटरनिक, इन्होंने होस्ट की थी। ये एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया ट्रीटी ऑफ वियना 1800, ये एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब आता है तीन नंबर। तीन नंबर के लिए यहाँ से सिंपल से एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि कन्वर्टिज्म का डिफिनेशन याद रखिएगा। तो कन्वर्टिज्म का डिफिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपको जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि न्यू कन्वर्टिज्म जो है इसमें कौन कौन से स्टेप लिए गए। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें लिया गया था कि आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वियना की गई थी। ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ चेंजेस लाए गए। पहला चेंज क्या था कि बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया, वापस फिर से फ्रांस की सत्ता जो है बर्बन डायनेस्टी को दी। ठीक है, दूसरा जो इसमें काम किया गया था कि जो भी टेरिटरी जो थी नेपोलियन ने जीता था उसको वापस कर दिया। ठीक है, तीसरा काम किया गया था, नेपोलियन के बाउंड्री के पास बहुत सारे बफर स्टेट बना दिए गए थे कि जिससे फर्दर फ्रांस अपने आप को एक्सपेंड ना कर पाए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि अ, जो एरिया फ्रांस का कुछ एरिया था उसको दूसरे देशों को दे दिया गया, जिससे कि वो अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट को ले पाए, या जो इकोनॉमिकल लॉसेस वॉर के में हुए थे उनको वो मैनेज कर पाए, इसको कंपनसेशन के तौर पर लिया गया। तो ये तीन चार जो मेजर स्टेप जो थे वो कन्वर्टिज्म में लिए गए। ठीक है, और जहाँ पे जिस तरह से व्यवस्था थी उसको फिर से रिस्टोर
कर दिया। ये काम आपको कन्वर्टिज्म में, ठीक है। अब ला आते हैं कि अब मान के चलिए जब न्यू कन्वर्टिज्म शुरू हुआ तो रिवोल्यूशनरीज का क्या, है ना। तो यहाँ पे आपको एक नंबर के लिए याद रखना है कि दो तीन नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो डेट वगैरह है उसको याद कीजिएगा, नाम और डेट जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का सेंस होता है कि जैसे रिवोल्यूशनरी जो स्टार्ट हुए थे, सॉरी कन्वर्टिज्म कंजप्टिज्म जो स्टार्ट हुआ, तो जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो थे उनको क्या किया गया था कि सप्रेस करने की कोशिश करी। तो जितने भी रिवोल्यूशनरी थे वो बेसिकली अंडरग्राउंड होकर अपनी फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम एक्टिविटी को वो और प्रमोट कर रहे थे, जिससे कि कहा जाता है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस को झेला और साथ साथ में कहा जाता है कि वो और ज्यादा अपने आप को प्रमोट। तो ये काम था बेसिकली रेवोल्यूशनरीज का, ठीक है। तो एक नंबर के लिए नाम याद रखिएगा, डेट वगैरह याद कर लीजिएगा। और बेसिकली मैगनी जो थे जिन्होंने दो तीन सोसाइट सीक्रेट ग्रुप बनाए थे उनका नाम याद रखिएगा, जिससे आपने आपको याद रखना है कि यंग इटली, है ना। और एक नाम याद रखना पड़ेगा यंग यूरोप। तो दो ग्रुप जो थे उन्होंने बेसिकली उनसे नाम जुड़ा हुआ, ठीक है। तो एक नंबर के लिए मेन इम्पोर्टेंट यही चीज है, ठीक है। अगला टॉपिक एज ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। 1830 से लेकर 1848 तक कहानी की बात है। एक नंबर के लिए आपको याद करने की जो जरूरत है, जो चीजें होती हैं आप उसको याद करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे।